हाय। हम आपको अक्सर ऐसी कंपनीज के बारे में बताते रहते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस किए हों। रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किए थे। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नज़दीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने होते हैं, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है, मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 9 जून 2022 यानी कि थर्सडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ग्रीन और ब्लू पिगमेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जो आगे जाके प्रिंटिंग इंक, प्लास्टिक, पेंट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर एंड रबर बनाने में काम आते हैं। इसके साथ साथ कंपनी कई प्रकार के कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड्स भी बनाती है। इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो गुजरात में लोकेटेड हैं। कंपनी ने 1.4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 17 जून है, यानी कि अगर आप 16 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.08% तक बनता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो पिगमेंट और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में एक स्टैब्लिश प्लेयर है। मेक मनी ऑर्गेनिक्स वर्ल्ड में दोनों ही सेगमेंट में टॉप 10 पोजीशन में है। कंपनी ने हाल ही में एक एक्विजिशन के थ्रू व्हाइट पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग में भी डाइवर्सिफाई किया है, जहां वो आने वाले टाइम में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करेंगे। ये मूव उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है क्योंकि मार्केट में व्हाइट पिगमेंट्स की डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप है। कंपनी की मेजर वीकनेस है इनकी वेदर पर डिपेंडेंसी। अनइवन बारिश पड़ने से कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि एग्रोकेमिकल बिजनेस उनके लिए मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है और साथ ही में एग्रोकेमिकल्स की डिमांड सीजनल होने के कारण कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे भी काफ़ी प्रेशर रहता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकंड कंपनी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी ने पिछले 30 इयर्स में डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल लोकेशंस में एक वेल स्टैब्लिश कस्टमर बेस बनाया है। कंपनी ने हाल ही में अभी 4.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 जून है, यानी कि अगर आप 14 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.2% तक बनता है। न्यूजेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका R&D। कंपनी ने R&D में लगातार 5 सालों से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, जिसका नतीजा है उनकी कंटिन्यूसली इंप्रूविंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी ने 44 पेटेंट्स फाइल किए हैं, जो ये बताता है कि कंपनी ने इन इनोवेशंस की मदद से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बास्केट बना लिया। ये इनको एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज देता है और मार्जिन्स इंप्रूव करने में मदद करता है। जैसे जैसे इनका R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वैसे वैसे इनका टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बढ़ी हैं, जहां फाइनेंशियल ईयर 20 एक एक्सेप्शनल साल था ड्यू टू कोविड-19।
सबसे बड़ी वीकनेस है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स डिपेंड करते हैं कि इनको कितने टाइम का और कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसके चलते हाई फिक्स कॉस्ट या हाई एट्रिशन रेट इनके बिजनेस पर काफ़ी प्रेशर डाल सकते हैं। हालांकि हाई एट्रिशन इंडस्ट्री वाइड एक प्रॉब्लम है, पर न्यूजेन का एट्रिशन रेट 40% पे है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके कारण कंपनी के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बैकलॉग हो सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। थर्ड कंपनी है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत में कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं, जैसे कि कोची, वडोदरा, पुणे, चेन्नई, चित्तूर। कंपनी OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों को केटर करती है। इसका मतलब है कि अपोलो टायर्स डायरेक्टली ऑटोमोबाइल कंपनीज को उनके डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार टायर्स तो प्रोवाइड करती ही है। इसके साथ साथ कंपनी OEM टायर्स के रिप्लेसमेंट के लिए यूज होने वाले टायर्स भी प्रोवाइड करती है। अपोलो टायर्स ने अभी 3.25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 16 जून है, यानी कि अगर आप 15 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.56% तक बनता है। अपोलो टायर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पोजीशन और वाइड डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क। भारत भर में इनके 6800 डीलर्स हैं जो इनकी मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके साथ साथ इनकी डाइवर्स सेगमेंट्स और डाइवर्स ज्योग्राफीज से आने वाला रेवेन्यू कंपनी को ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर लेके जा सकता है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी वीकनेस टायर इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी और रॉ मटेरियल्स में आती वॉलेटिलिटी से एक्सपोजर है। इस इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी फ्लक्चुएट करती है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में। इसके अलावा कंपनी का 60% ऑपरेटिंग कॉस्ट रॉ मटेरियल्स जैसे कि रबर, कार्बन ब्लैक एटसेट्रा से बनता है। रबर का प्राइस ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड करता है और कार्बन ब्लैक और कई दूसरे रॉ मटेरियल्स का प्राइस क्रूड ऑयल पे निर्भर करता है। तो अगर मैक्रो एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं हुए तो कंपनी के P&L स्टेटमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। फोर्थ कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। फाइनेंशियल ईयर 20 में विजया बैंक और देना बैंक के साथ मर्जर होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस 5500 से बढ़ के 9500 हो गई। बैंक की 96 ओवरसीज ब्रांचेस हैं जो 19 कंट्रीज में हैं। बैंक ने हाल ही में अभी 2.85 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 17 जून है, यानी कि अगर आप 16 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 2.71% तक बनता है। बैंक की एक बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी। कोविड-19 जैसे मुश्किल समय में भी बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखी, जो ग्रोथ का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। फाइनेंशियल ईयर 22 में बैंक के ग्रॉस एनपीएस 226 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुए। बैंक के नेट एनपीएस में भी 137 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन देखने को मिला है। बैंक को फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में कॉर्पोरेट एसेट साइड पर कई चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। आखिरी क्वार्टर में बैंक के स्लिपेजेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। स्लिपेजेस यानी कि जब बैंक्स के एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि बोरोवर ने टाइम पर इंटरेस्ट पे नहीं किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के इन फ्रेश स्लिपेजेस में 46% कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट लोन बुक से आया है। और अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो स्लो लोन ग्रोथ और ऑलरेडी हाई क्रेडिट कॉस्ट की वजह से बैंक की अर्निंग्स पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। फिफ्थ कंपनी है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके पास एक सेंचुरी से भी ज्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक के साथ मर्जर होने के बाद कैनरा बैंक इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनलाइज बैंक बन गया है। इंडिया में कैनरा बैंक की 9800 ब्रांचेस हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई में भी बैंक की ब्रांचेस मौजूद हैं। बैंक ने अभी 6.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 जून है, यानी कि अगर आप 14 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 3.13% तक बनता है।
ये बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैंक में अभी भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है एट 62.93%। इस रीजन की वजह से बैंक को पीरियोडिकली अच्छा कैपिटल इन्फ्यूजन और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता रहता है। पिछले कुछ फिस्कल ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक में कंबाइंड बेसिस पर 20,701 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है। कैनरा बैंक की वीकनेस है कि उन्होंने मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, जिसकी वजह से इनकी मार्केट में विजिबिलिटी उतनी नहीं बनी। इनकी ज़्यादातर प्रेजेंस सदर्न इंडिया में है, जो इनके लिए एक ज्योग्राफिकल रिस्क साबित हो सकती है। साथ ही साथ क्लाइंट बेस वीक होने के कारण बैंक की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.